अब हम आते हैं 37 की तरफ। इन लिविंग सेल प्रोटीन इज, सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है। तो जो प्रोटीन है वो किस नंबर पर है? पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा है, दूसरे या तीसरे पर? तो प्रोटीन जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है सेल के अंदर, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। तो पहला जो है वो कौन सा है? पहले नंबर पर जो है वो वाटर है, वाटर है। दूसरे नंबर पर जो है प्रोटीन है। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो फिर पहले नंबर पर प्रोटीन आएगा। 38, अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ किस तरह मिले हुए हैं? आपको पता है कि एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलता है तो बीच में एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड का नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड का असल नाम क्या है? CN, कार्बन टू नाइट्रोजन इसको कहते हैं। सो इट इज पेप्टाइड बॉन्ड। The manner in which different peptide chains are connected determine the, मुख्तलिफ किस्म की पेप्टाइड चेन जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एक खास अंदाज में, तो इससे क्या चीज का पता चल जाता है? किस चीज का अंदाजा इसे हो जाता है? आया उससे प्रोटीन मॉलिक्यूल के साइज का अंदाजा हो जाता है या उसका शेप का? तो शेप इसका बेस्ट आंसर है। प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो उनके एक खास अंदाज से, लेट सपोज एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हो सकता है कुछ इस तरह का शेप बन जाए, इस तरह का शेप। लेकिन अगर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे अंदाज से मिल जाए तो हो सकता है फिर कुछ इस तरह का शेप बन जाए। तो डिफरेंट पेप्टाइड्स की कॉम्बिनेशन शेप बताएगा, प्रोटीन का शेप बताएगा, शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। द फंक्शन ऑफ द RNA इज, आरएनए का फंक्शन क्या है? आरएनए का काम क्या है? द फंक्शन ऑफ द आरएनए इज टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। डीएनए से राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन को ले जाना, बिल्कुल सही है। टू सिंथेसाइज प्रोटीन, ये भी सही है। पिकअप अमीनो एसिड एंड ट्रांसफर देम टू राइबोसोम, ये भी सही है। कॉन्स्टिट्यूट राइबोसोम, ये भी सब के सब सही है। लेकिन एक इसमें ऐसे है जो कि बिल्कुल वो कहा जाता है जनरलाइज्ड है। अब उन्होंने यहाँ पर आरएनए तो लिखा हुआ है लेकिन मैसेंजर आरएनए नहीं लिखा हुआ है, ट्रांसफर आरएनए नहीं लिखा हुआ है, राइबोसोमल आरएनए नहीं लिखा हुआ है। तो बस आरएनए के बारे में, आरएनए के बारे में अगर बात किया जाए ना, तो हम सिंपल ये कहेंगे कि आरएनए जो है ये क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स, कौन सा ग्रुप न्यूक्लियोटाइड बनाता है? ये फ्रॉम नहीं है, फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फॉर्म, न्यूक्लियोटाइड को कौन बनाता है? शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस और विटामिन? नहीं। शुगर के साथ विटामिन? नहीं। शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड? यस। न्यूक्लियोटाइड में ये तीन चीजें तो मिल जाती है ना, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल यूनिट? अब आप इसमें से देखो कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है कि वो हाइड्रोलाइज हो सकता है। राइबोस क्या है? मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड तो हाइड्रोलाइज नहीं होता। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। सेलुलोज मोनोसेकेराइड नहीं है, ये पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज हाइड्रोलाइज हो सकता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब भी मिल जाते हैं ना, तो उनसे सुक्रोज प्लस H2O बन जाता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है या कंडेंसेशन या डिनेचरेशन? कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन ही तो छोटे टुकड़े मिल जाते हैं, पानी निकल जाता है, कंडेंस हो गया, पानी निकल रहा है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं। The unique properties of each amino acids are determined by its particular R group. हर अमीनो एसिड के अंदर आपको पता है कार्बन है, COOH ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? एक R ग्रुप है। तो सवाल ये है कि इनमें से किस चीज में जो है, इन सब में से वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं?
सो द राइट आंसर इज आर ग्रुप। प्रॉपर्टी ना तो ये वाला ग्रुप डिटरमाइन करता है ना ये वाला, लेकिन ये जो आर ग्रुप है ये डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो 44 में राइट आंसर जो है इट इज आर ग्रुप। फिर 45 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कोएंजाइम। इसमें से कौन सा जो है वो कोएंजाइम का हिस्सा बनाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ द कोएंजाइम। डायस्टेज, लाइपेज, विटामिन, लाइसिन। अगर इसमें हम गौर से देखें तो विटामिन जो है वो को एंजाइम बनाते हैं। जितने एंजाइम के पार्टनर होते हैं, एंजाइम के पार्टनर जो है वो एंजाइम का हेल्प करते हैं, वो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। सो विटामिन इज द ओनली थिंग कि वो क्या करते हैं, वो को एंजाइम बनाते हैं। सो विटामिन को एंजाइम। अच्छा, उसके बाद है 46, एन एंजाइम प्रोमोट्स अ केमिकल रिएक्शन बाय। एक एंजाइम केमिकल रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं, प्रोमोट करते हैं, बाय नंबर वन, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करने से, काजिंग द रिलीज ऑफ हीट, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मोशन, बोथ ए एंड बी। सो द राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके ही जो है ये उसको रिएक्शन को करते हैं। अच्छा, एक मिनट। अच्छा जनाब, अजान शुरू हुआ था तो बाद में मैंने कहा स्टॉप करते हैं, इसीलिए। ओके, सो एंजाइम केमिकल रिएक्शन किस तरह करते हैं, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके जो है ये रिएक्शन को प्रोसीड करता है। अब अगर आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, ये सब कुछ मैं वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी अगर आप लोगों के लिए कोई इशू है तो बेशक मुझसे पूछ सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किस तरह कम करते हैं, फिर भी अवेलेबल है, लेकिन वीडियो भी अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद है कि विटामिन ए क्या है, प्रोटीन है, गलत। वैक्स चर्बी है, नहीं। टर्पिनाइड है, यस, टर्पिनाइड है। टर्पिनाइड खुद लिपिड के टॉपिक के अंदर है, ये टर्पिनाइड लिपिड के साथ ताल्लुक रखते हैं। और आपका विटामिन ए जो है ये टर्पिनाइड है। और विटामिन ए में जो है आप ये भी कह सकते हैं कि टर्पिनाइड में इसके जो आइसोप्रीन यूनिट्स है वो बन जाते हैं, मिल्की उससे बन जाता है। फूड कैन बी प्रिजर्व इन पीएच ऑफ द मीडियम इज। खुराक को जरासीम से बचाया जा सकता है अगर उसका पीएच एसिडिक हो। एसिडिक पीएच जरासीम को फेवर नहीं करते हैं, मतलब उसमें खुराक को बचाया जा सकता है। कॉमन कोल्ड इज काज्ड बाय वायरस। सिंपल से कॉमन कोल्ड वायरस है, जरासीम नहीं करते हैं। अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। किस चीज के सेल वॉल में अमाइनो एसिड मौजूद है, ब्रायोफाइट्स प्लांट का सेल वॉल में तो सेलुलोज है। फंजाई में काइटिन है। बैक्टीरिया में आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया के सेल में पेप्टाइडोग्लाइकेन है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, यहाँ से जब पेप्टाइडो का लफ्ज आया तो पेप्टाइडो पेप्टाइड अमाइनो एसिड की तरफ इशारा है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज फाउंड इन वायरस। ये चार चीजों में से कौन सा वायरस के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, हेड एंड टेल। न्यूक्लिक एसिड इसका करेक्ट, न्यूक्लिक एसिड राइबोसोम इसमें वायरसेस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, वायरस कैरी विद देम देयर वन राइबोसोम, गलत। वायरस के पास अपना राइबोसोम नहीं होता। न्यू वायरल राइबोसोम फॉर्म आफ्टर वायरल डीएनए इंटर्स द सेल। यहाँ पर वायरल राइबोसोम जो है ये गलत है, वायरल राइबोसोम नहीं है। वायरसेस यूज द होस्ट राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये सही है, वायरसेस होस्ट के राइबोसोम को इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। इसमें से वायरल डिजीज कौन सा है, मम्प्स एक वायरल डिजीज है, बाकी बैक्टीरिया के हैं, ठीक है, और प्लाज्मोडियम के हैं। Which of the following character of living things is found in viruses? वायरसेस में कौन सा करेक्टर पाया जाता है लिविंग थिंग्स का, रेस्पिरेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन वायरसेस के अंदर है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये लिविंग है। इससे पहले एक और भी सवाल हमने पढ़ा था, वो उसके अंदर रिप्रोडक्शन के हवाले से हमने उसको कहा था कि ये लिविंग है, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो वायरस के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, बातें हैं जो ये सपोर्ट करता है कि वायरस लिविंग है, लेकिन ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जो कि ये सपोर्ट नहीं करता है कि ये लिविंग है, वो तो सपोर्ट करता है कि ये नॉन लिविंग है।
Cell membrane of the bacteria cell invaginate producing a structure. बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, वो अंदर की तरफ इन्विजिनेट करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मीजोजोम। ये मीजोजोम जो है ये बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना था, लेकिन ये कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्विजिनेट करेगा। द हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ डाइसैकेराइड विद फार्मूला C12H22O11, ये बड़ा प्यारा एमसीक्यू है। कहता है एक डाइसैकेराइड, इसका फार्मूला C12H22O11 है। अगर ये हाइड्रोलाइज हो जाए तो उससे जो चीज बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा? देखिए, जब कोई डाइसैकेराइड, ये एक डाइसैकेराइड है, जब ये हाइड्रोलाइज हो जाए ना पानी की मदद से, किसकी मदद से? पानी की मदद से। पानी से H और OH आ जाएगा, बहुत सिंपल है। जब ये दो चीजें आ जाएंगी ना तो पानी की मदद से ये दो दो टुकड़े अलग हो जाएंगे, एक टुकड़ा इस तरफ आएगा, एक टुकड़ा इस तरफ आएगा। लेकिन याद रखें इन दो टुकड़ों के अंदर पानी ऐड हो जाएगा। सपोज इस तरह से कि एक टुकड़े के अंदर हाइड्रोजन चला जाएगा तो दूसरे टुकड़े के अंदर OH चला जाएगा, यानी ओवरऑल इन दो टुकड़ों में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा, दो हाइड्रोजन आएंगे। तो इसका मतलब जो फार्मूला यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो फार्मूला आप देख रहे हैं C12H22O11, इसमें आप दो हाइड्रोजन डाल दें और एक ऑक्सीजन डाल दें तो फार्मूला बनेगा C12H24O12, ये फार्मूला बनेगा ना। तो इसमें आप देखिए कि ये फार्मूला कहाँ पर है, ये वाला है C12H24O11, A is the right option. Alpha and beta glucose are related to the dash of glucose in the ring form. ये जो अल्फा और बीटा शुगर है, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, रिंग जब बन जाता है ना, रिंग, तो जब ये रिंग बन जाता है, आपने देखा होगा कार्बन नंबर 1 पर जब OH ऊपर नीचे आ जाता है ना तो उससे उसका नाम अल्फा बीटा हो जाता है। OH नीचे आ जाए या OH ऊपर जाए तो उसी हिसाब से अल्फा बीटा का नाम आता है। तो अल्फा शुगर बीटा शुगर कौन सा कार्बन डिसाइड करता है? कार्बन नंबर 1 डिसाइड करता है। कार्बन नंबर 3 4 पर OH के ऊपर आने से अल्फा बीटा शुगर नाम नहीं दिया जाता। ग्लूकोज के इसमें शक्ल में, ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 1 पर OH डिसाइड करेगा कि अल्फा है या बीटा शुगर है। सो इट इज कार्बन नंबर 1। At a given substrate concentration the rate of enzyme reaction, ये एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आपके पास सबस्ट्रेट का एक खास अमाउंट पड़ा हुआ हो तो क्या होगा, एंजाइम जब उस पर काम करना शुरू करेगा, शुरू में एक रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा एट द बिगनिंग, बाद में डिक्रीज हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यानी एंजाइम इस तरह से ग्राफ देके शुरू में ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, रिएक्शन बढ़ रहा होगा, और उसके बाद ग्राफ क्या करेगा, नीचे आना शुरू करेगा। क्यों क्यों नीचे आना शुरू करेगा? क्योंकि आपका सबस्ट्रेट एक खास अमाउंट में, तो सबस्ट्रेट तो खत्म होने वाला है, सबस्ट्रेट कम हो रहा है तो रफ्तार नीचे की तरफ आए, इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, शुरू में रफ्तार बढ़ जाएगा, बाद में रफ्तार कम हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सारे गलत है। 59, एट द एंजाइम सेचुरेशन पॉइंट एडिंग मोर सबस्ट्रेट टू द रिएक्शन कॉजेस। अब सेचुरेशन पॉइंट ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर एंजाइम, चार एंजाइम है, एंजाइम नंबर 1, एंजाइम नंबर 2, एंजाइम नंबर 3, एंजाइम नंबर 4, ये चार एंजाइम है हमारे पास। सेचुरेशन का मतलब क्या है? चार एंजाइम के ऊपर चार सबस्ट्रेट बैठ जाए, 4000 एंजाइम है तो 4000 सबस्ट्रेट उन पर बैठ जाए, सारे के सारे एंजाइम ऑक्यूपाई हो गए, कोई भी खाली जगह नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एंजाइम नहीं है, इस कंडीशन को बोलते हैं सेचुरेशन। तो ये जो चार सबस्ट्रेट आ गए ये सेचुरेशन है। अब इस सेचुरेशन पर अगर आप मजीद सबस्ट्रेट ऐड करोगे क्या होगा? रिएक्शन का रफ्तार ना बढ़ेगा ना कम होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंजाइम पहले से बिजी है, उनका जितना रफ्तार है वही रफ्तार है, 4 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, 4 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, ऐसी आसानी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है मजीद सबसे डालने का जब ये सेचुरेशन पे पहुंच जाए। ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, कंसेप्ट बनाओ, एंजाइम सेचुरेशन पर पहुंच जाए
फिर आप जितना भी सबस्टिट्यूट करोगे कोई फायदा नहीं, ना रफ्तार बढ़ेगा ना कम होगा. So at saturation point, any more subject to the reaction causes increase in the rate, decrease, no change in the rate of reaction. All statement about great bilateria are correct except great bilateria के बारे में तमाम statement correct है मास सिवाय एक statement में जो correct नहीं है. Animals can be cut into two equal parts, ये तो सही है. Animals can be cut into two equal parts in any plane, ये गलत है. ये statement जो है एनी प्लेन में आप नहीं कह सकते, बाइलेट्रिया के लिए एनी प्लेन वाला लफ्ज आप नहीं कह सकते हैं. बाकी ऑल ऑर्गेनिज्म आर ट्रिप्लोब्लास्ट, बिल्कुल. बाइलेटरल जानदार तमाम ट्रिप्लोब्लास्टिक है और उनका एक प्रॉपर इंटीरियर एंड है और पोस्टीरियर एंड है. ये सारी बातें उसके साथ करेक्ट है. एक बात उनके बारे में गलत है, हमसे वही गलत पॉइंट जो है वो मांगा जा रहा है, तो वो भी है. एनिमल्स बिलोंगिंग टू द ग्रेट बाइलेटरिया आर, अब फिर से आगे ग्रेट बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री के जो जानदार है. बाइलेटरल सिमेट्री के जानदार आपको मैं बात बता दूं, फाइलम नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं. वन के पास सिमेट्री है ही नहीं, दूसरे के पास सिमेट्री आ जाती है लेकिन वो रेडियल होती है. तीसरे की और ऑनवर्ड जितने भी है सबके पास बाइलेटरल सिमेट्री है. ये पॉइंट भी आज आपको मतलब फिर उस दिन में मैंने हुआ था, आज दोबारा हो रहा है. पहला फाइलम नो सिमेट्री, दूसरा फाइलम रेडियल सिमेट्री, दूसरे फाइलम के बाद बाकी जितने भी फाइलम्स है वो बायलेटरल सिमेट्री है, मां सिवाय इकाइनोडर्म के जो थोड़ा सा जंजाली ग्रुप है. उसके जो बच्चे होते हैं लार्वा, वो बायलेटरल सिमेट्री के होते हैं, बड़े होकर के रेडियल बन जाते हैं. तो एनिमल्स बिलोंगिंग टू द ग्रेट बायलेट्रिया आर, कहता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. हाँ बिल्कुल ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, सारे में हो सकते हैं. ये बहुत बड़ा खानदान है, बाइलेट्रिया ये बहुत बड़ा खानदान है. बाइलेट्रिया में फाइलम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फाइलम है. तो उन सारे फाइलम्स में से कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? हाँ है ना. हालांकि थर्ड फाइलम ट्रिप्लोब्लास्ट नहीं है लेकिन बाकी फाइलम तो है. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, बाइलेट्रिया ग्रेट बाइलेट्रिया ट्रिप्लोब्लास्ट हो सकते हैं. एसुलिमेट, हाँ बिल्कुल एसुलिमेट भी है बाइलेटरल सिमेट्री में. सीडोसुलिमेट बिल्कुल उसमें सीडोसुलिमेट ही है. यानी ये जो ग्रेट बाइलेट्रिया है ये एक बड़ा सा ग्रुप है और इसके अंदर आपके फाइलम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब इसके अंदर पड़े हुए हैं. तो ये सारी बातें तो सही है. सिलिमेट भी उसके अंदर, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. 61 में ई सही है. करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म के बारे में जो सही स्टेटमेंट है वो क्या हो सकता है इकाइनोडर्म के बारे में? ये बायलेट्रा से ताल्लुक रखते हैं, हाँ ठीक है बायलेट्रा से ताल्लुक रखते हैं. सेकेंडरीली डेवलप्ड रेडियल सिमेट्री, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरू में बायलेटरल सिमेट्री थी, बाद में रेडियल, तो ये भी तो सही है ना. देयर लार्वा शोज बायलेटरल सिमेट्री, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है. देयर लार्वा शोज बायलेटरल सिमेट्री, इसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है. सो यहाँ पर आप किस स्टेज पे आके इसको वो करोगे? ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो क्या करेंगे ऑल ऑफ द. अच्छा इसमें इस 62 में ऑप्शन में मैंने वो नहीं किया हुआ है. सो उन्होंने जस्ट ए एंड सी लिखा हुआ, बिलोंग टू ग्रेट बायलेट्रिया, दे हैव सेकेंडरी डेवलप्ड रेडियल सिमेट्री. ओके, तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री बाद में इसको में ये भी करेक्ट है और लार्वा शोज बायलेटरल सिमेट्री ये भी सही है. दिस बिलोंग टू द ग्रेट बायलेट्रिया. अच्छा अगर इस अंदाज से देखा जाए, ये स्टार्ट में शुरू शुरू में बायलेटरल बाद में रेडियल हो जाते हैं. तो जब बाद में ये रेडियल हो जाते हैं, अब बाद में फिर आप इसको किस कैटेगरी में लाना चाहते हो? बाद में, चूंकि बाद में तो ये रेडियल हो गए, तो अगर देखो, अगर आप इस ऑप्शन को अब इससे माइनस भी करोगे कि चलो ठीक है बचपन में तो वो उसमें थे बायलेटरल थे, अब तो रेडियल सिमेट्री है, तो फिर भी आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, दो ऑप्शन परफेक्ट सही है. दीज
have secondary developed radial symmetry and larva show bilateral symmetry. ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऑप्शन डी में से करेक्ट ऐसा होना चाहिए था, बोथ बी एंड सी, ऐसा ऑप्शन आना चाहिए था। तो अब ये सही हो गया, ठीक है। ये एमसीक्यूज में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो अब हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। रिड्यूसिंग पावर किस चीज को बोलते हैं? रिड्यूसिंग पावर जो है फॉर्मेशन ऑफ NADPH फ्रॉम द NADP, इसको कहते हैं। ये जो NADPH है ये रिपीट हो रहा है, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम्स का चैप्टर है। स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म एनी सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, कोई भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, गलत। एक खास एंजाइम कोई भी सबस्ट्रेट को नहीं कर सकता। A specific enzyme can transform any substrate. Any substrate आया गलत, any substrate आया गलत। सी में a specific enzyme can transform any substrate into product if proper, गलत। चार, a specific enzyme can transform only a specific, अब देखो only a specific substrate, ये डी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। 65, रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड फॉर टेम्परेचर राइज ऑफ, रिएक्शन का रफ्तार बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, किस टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर कितना दोगुना बढ़ाने से? 1 डिग्री, 5, 10, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रफ्तार दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन का रफ्तार 200 है, लेट सपोज 200 है, लेट सपोज 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन का रफ्तार 200 है स्पीड। जब मैं इसको 15 से 10 बढ़ा दूं ना, 25 कर दूं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रफ्तार 200 से 400 पे जाएगा, डबल हो जाएगा। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड द एंजाइम एट इट्स, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम को कहां पर बाइंड करते हैं? जो कंपीट नहीं करता, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये एंजाइम को बाइंड करते हैं बाइंडिंग साइट पर, नहीं एक्टिव साइट पे, नहीं एलोस्टेरिक साइट। वीडियोस में मैं ये बात आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि एलोस्टेरिक साइट जो है ये वो है जिसपे नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम अटैच करते हैं अपने आप को। 67, the statement that is true about irreversible inhibitors is that, वो स्टेटमेंट जो कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर के बारे में ट्रू है, इरिवर्सिबल वो क्या है? दे फंक्शन बाय फिजिकली ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट्स, दे मे फंक्शन बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा देखिए, जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं वो एक चीज तो कंफर्म है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक्टिव साइट के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बस में कोई शक नहीं है, और इसीलिए उसको परमानेंट बंद कर लेते हैं। इसके साथ ही वो ये भी कर सकते हैं कि वो फिजिकली ब्लॉक कर सकते हैं एक्टिव साइट को, और साथ ही साथ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चूंकि जब ये ऑप्शन आ जाता है, वैसे इस ऑप्शन पर मेरा जो अपना वो है वो जो बी है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये नीचे नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ये जब आ जाता है तो इससे मजबूरन आपको ऑल ऑफ द अबव की तरफ अब आना होगा। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन बड़ा जबरदस्त मैच करता है। A comparison between the gram positive and gram negative bacteria is that, अब आपके पास एक तरफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इस पर भी हमारे लेक्चर्स अवेलेबल है और हम इसको चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। ग्राम बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल काफी मोटा है बनिस्बत ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल पतला है, पॉजिटिव का मोटा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि चर्बी लिपिड ग्राम नेगेटिव में ज्यादा है लेकिन पॉजिटिव में कम है। तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकेन, द ओवरऑल थिकनेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ग्रेटर, ये वाला सही है। द ओवरऑल थिकनेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Prostomes are the animals in which the zygote divide by spiral or determinate cleavage. They include all of the following except. अच्छा, प्रोटोस्टोम्स में डेफिनेशन भी दिया है कि प्रोटोस्टोम के अंदर जो है स्पाइरल क्लीवेज है और डिटरमाइनेट है। कहता है कि
इसके साथ तमाम के तमाम जानदार शामिल है, माँ सिवाय एक के ग्रुप शामिल नहीं है। कौन है? हेमी एनेलिडा, अगर देखा जाए एनेलिड्स, निमाटोड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, ये सारे के सारे जो है ये प्रोटोस्टोम से हैं। ठीक है, प्रोटोस्टोम से। और मैंने बताया था कि ये जो 4, 5, 6, 7, 8 तक जो ग्रुप है ना, 8 तक, ये प्रोस्टोम है। फिर उसके बाद जो भी 9, 10, 11 जो है वो आपका हेमिकॉर्डेट है। सो हियर ई इज द राइट ऑप्शन। ई जो है प्रोस्टोम नहीं है, वो प्रोटोस्टोम से ताल्लुक नहीं रखते हैं। प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम पर भी आपने मेरा वीडियो देखा होगा, बाकायदा मैंने जबरदस्त अंदाज से उसको डिफाइन किया था, प्रोटोस्टोम। Deuterostomes are animals in which the zygote divides by the radial and indeterminate cleavage. अच्छा, फिर से अब ड्यूटेरोस्टोम का एग्जांपल दिया हुआ है। They include all of the following, कहता है इसमें सारे हैं मासिवे के। एकाइनोडर्मेटा ड्यूटेरोस्टोम है, हेमिकॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोम है, कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोम है, प्रोकॉर्डेटा ड्यूटेरोस्टोम है। एक चीज, ये जो एनालीड है ना, ये एनालीड, ये ड्यूटेरोस्टोम नहीं है, ये प्रोटोस्टोम है। सो ये करेक्ट ऑप्शन डी है यहाँ पर। All the blastomers have determinate roles to play in the formation of an embryo. The fate of each blastomer is foretold. This type of cleavage is called. बच्चा बन रहा है, एक सेल से दो सेल बने, दो से चार बने, चार से आठ बने। अगर हर सेल की तकदीर पहले से मालूम हो कि ये सेल जाकर ये बनाएगा जो बॉडी का, ये सेल जाकर ये बनाएगा, ये सेल जाकर ये बनाएगा, इस तरह के क्लीवेज को हम लोग एक तो डिटरमाइनेट कर कहते हैं, और दूसरी बात ये कि ये रेडियल में आपको नजर नहीं आएगा, रेडियल क्लीवेज, ये स्पाइरल क्लीवेज में ये बात नजर आएगा। तो अगर आप देखें ना, तो ये ऑप्शन आपको नजर आएगा कहाँ पर, स्पाइरल, स्पाइरल एंड डिटरमाइनेट, ये वाला ऑप्शन ए जो है ना, बिल्कुल इसमें करेक्ट आ जाएगा, स्पाइरल और डिटरमाइनेट ऐसा होता है। सीडोसिलुम इज नॉट अ ट्रू सीलुम बिकॉज सीडोसिलुम एक ट्रू सीलुम नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज नॉट लाइन्ड बाय द मेसोडर्म, इट हैज नो रिलेशन विद द एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज फॉर्म फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ द एम्ब्रियो। अच्छा देखिए, ये एम्ब्रियो के ब्लास्टोसील से बिल्कुल बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसको ट्रू सीलुम क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए क्योंकि इसका एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये उसका ऑप्शन बन जाता है। ड्यूटेरोस्टोम्स द सीलम इज फॉर्म्ड एज आउट पॉकेट। यार ये जो आउट पॉकेट है या आउट पाउच है ना, आउट पाउच, ये उसी दिन भी मैंने आपको बताया था कि जब आउट पाउचिंग आ जाए तो आउट पाउचिंग या तो ये लिखा हुआ कि मीजोडर्म से आउट पाउचिंग हुआ, या आर्चेंटिरोन से, आर्चेंटिरोन से। अगर इनसे एक पॉकेट बन जाए, मिसाल ऐसा, ये एक पर्दा है मिजोडर्म में, ये पर्दा ना यहाँ से आकर ना इस तरह से एक पॉकेट इस तरह बनाए, एक पॉकेट इस तरह बनाए, और ये पॉकेट फिर इससे अलग हो जाए, तो ये जो अंदर एक खाली जगह आपको नजर आ रहा है ना, ये बाद में क्या हो जाता है, ये बाद में सीलम हो जाता है। सो ये जो आउट पॉकेट है, आउट पॉकेट जो है, ये आपको जो है किस में नजर आ जाएगा, ड्यूटेरोस्टोम्स में नजर आ जाएगा, ड्यूटेरोस्टोम्स में। तो ड्यूटेरोस्टोम्स में जो सीलम है वो आपका बन जाता है आउट पॉकेटिंग ऑफ द आर्चेंटिरोन। ये एमसीक्यूज है, इसको रट ले जो भी है, लेकिन आप इसको याद रखिए, बुक किताब से आया हुआ है, बुक में जैसे लिखा हुआ है उसी जैसे उसी तरह से कॉपी पेस्ट है, बुक से है, बुकिश है। मेंबर्स ऑफ द फाइलम लेक सिमेट्री, हाँ वो कौन सा बदकिस्मत खानदान है जिसके पास सिमेट्री है ही नहीं? फाइलम नंबर नहीं बताऊंगा। The phenomena in which one individual shows more than one type of form individual which are responsible for various peculiar function is called। वो कौन सा खानदान है जिसमें, वो कौन सा फाइलम है जिसके जानदार अपना शक्ल, मतलब मुख्तलिफ शक्लों, एक ही जानदार है और उसके शक्लें एक से ज्यादा होती है, मतलब दो शक्लें होती है, दो शक्लें होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉलीमार्फिज्म, पॉलीमार्फिज्म। और ये मैं आपको दूसरे फाइलम है, ठीक है, मुझे अगर क्लियर होने को शायद नजर से, लेकिन दूसरा जो फाइलम है, फाइलम सीडेंट्रेट, उसमें जो है जानदार जो है वो मुख्तलिफ शक्लें दिखाते हैं। खुराक खाने वाला एक शक्ल है, बच्चे देने वाला दूसरा शक्ल है, लेकिन है एक जानदार है खुराक खाने वाला शक्ल।
का नाम एक और बच्चे देने वाला शक्ल का नाम दूसरा, तो पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहते हैं। ये दूसरे फाइलम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्लेथिलमेंथिस। प्लेथिलमेंथिस के बारे में तमाम के तमाम बातें सही है, मां सिवाय एक बात जो किसके गलत है। फ्लेटवर्म्स, हाँ ये ट्रू बात है। फ्री लिविंग इसमें है, इसमें फ्री लिविंग है, सही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यस। तीसरा फाइलम है ये जो आपका प्लेथिलमेंथिस है, ये थर्ड फाइलम है, और थर्ड फाइलम तो ट्रिप्लोब्लास्ट है, बिल्कुल। बाइलेटरल सिमिट्री, यस, बाइलेटरल सिमेट्री भी है। और सीडोसिलिमेट, नहीं 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 नहीं, ये सीडोसिलिमेट नहीं है। प्लेथिलमेंथिस का फाइलम नंबर 3 है। तो फाइलम नंबर 3 पर कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? ए सिलिमेट आएगा, ए सिलिमेट आएगा। तो ये गलत है। 77, द नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है? नेट गेन, आप लोगों ने जो वीडियो देखा होगा, अब उसे मैं कंफ्यूजन आपका खत्म करता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस में अगर आप NADH को और एटीपी दोनों को अगर वो कर लोगे ना, एक तो डायरेक्ट एटीपी बना ग्लाइकोलाइसिस में। एक ये NADH है जो ग्लाइकोलाइसिस में तो बन जाता है, लेकिन बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाएगा, वहां से NADH जब आपको एटीपीज देगा ना, तो ये तो इनडायरेक्ट एटीपीज हो गए। तो इस एतबार से NADH और एटीपी के एतबार से आपके ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपीज जो है वो 10 बनेंगे, ठीक है। उसमें से आप 2 माइनस कर देंगे तो फिर तो 8 बच जाएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मैंने अपने आप यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 77 के लिए। 78, 78, 78, यस, यहाँ पर है 78। तो उस एतबार से अगर देखा जाए, NADH के साथ अगर देखा जाए, तो आपके पास नेट एटीपी 8 आ जाएंगे अगर NADH देखा जाए। लेकिन अगर वो सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि यार नेट एटीपीज के में आ जाएगी, NADH का इशारा नहीं है, तो वो टोटल 4 बनेंगे। टोटल 4 बनेंगे, एटीपीज 4 बनते हैं। 4 में से 2 खर्च हो जाते हैं, तो कितने बच जाएंगे? सिर्फ 2 बच जाएंगे। इस एतबार से नेट गेन 2 जवाब आता है। तो ख्याल करना एग्जाम में 8 एटीपी के आने के लिए सवाल कुछ और आपको दिया जाएगा, 2 के लिए सवाल कुछ और आएगा। इस वक्त जो नेट गेन ऑफ एटीपी है, उन्होंने डायरेक्ट एटीपी लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने 4 माइनस 2 पे यकीन करना है। टोटल 4 एटीपीज बनते हैं, 4। कौन से फेज में 4 बनते हैं? ऑक्सीडेटिव फेज। और दो एटीपीज शुरू में खर्च हो जाते हैं प्रिपेरेटरी फेज में। ग्लाइकोलाइसिस में 2 स्टेजेस थे, प्रिपेरेटरी फेज, ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपेरेटरी फेज में आपका ग्लूकोज जज्बाती हो रहा था, ग्लूकोज में फॉस्फेट आया, फिर वो फ्रुक्टोज बना, फिर वो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना, 2 फॉस्फेट आया। जब वो फुल जज्बाती हुआ, तैयार हुआ, प्रिपेयर हुआ, उसके बाद उसका हमने ऑक्सीडेशन स्टार्ट किया। ग्लूकोज गया बेचारा, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। उस वक्त तक उसने हमें एटीपीज दिए थे। सोचूं कि रिएक्शन डबल होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस में रिएक्शन डबल चलता है। बाद में जब आपका ग्लूकोज 2 टुकड़े हो जाता है ना, वो 2 टुकड़े डबल चलेंगे ना, तो इसीलिए हमारे पास 4 एटीपीज आएंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन दरअसल फर्मेंटेशन की तरफ इशारा है। ये जो अभी अभी आपने कुछ सुना, ये जो नेट गेन, यही तो एनारोबिक में भी ऐसा होता है। जब ऑक्सीजन नहीं होगा, फिर तो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का स्टेज पायरुवेट तक होगा, फिर तो सिर्फ 2, फाइनली 2 एटीपीज आपको मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर 2 है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन में ये 2 एटीपीज बन जाते हैं। बात खत्म। सवाल ये, सब्सटेंसेस दैट इज रिसाइकल्ड इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में वो कौन सा चीज है जो कि रीजनरेट हो जाता है, दोबारा बन जाता है क्रेब साइकिल में? 4 कार्बन वाला
ऑक्जेलो एसिटेट पढ़ा था ओरिजिनल, तो उसमें वो जरा देख ले, 4 कार्बन का बॉन्ड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये जवाब बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन फालतू है। द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू ऑफ क्रेब्स साइकिल इज, क्रेब्स साइकिल के बारे में स्टेटमेंट जो गलत है, ठीक है, वो कौन सा है? फॉर सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट अकर्स ट्वाइस। बिल्कुल, क्रेब्स साइकिल जो है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए उसको 2 बार होना पड़ेगा, ट्वाइस। 3 कार्बन डाइऑक्साइड आकर और 3 RUBP, ये इन्हीं से स्टार्ट हुआ था। खोपड़ी में याद है, एक साइकिल इन 3 से हमने स्टार्ट किया था। हालांकि इधर आप उसको तीन बार इसको भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, एक साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड अगर आ जाए और 3 RUBP आ जाए, तो फिर ये सिंगल साइकिल बनेगा। इस सिंगल साइकिल में आपके पास जो शुगर बना था ना, शुगर, उसके पास कितने कार्बन थे? 3 कार्बन वाला शुगर था। तो 3 कार्बन वाला शुगर तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 6 कार्बन वाला शुगर चाहिए। तो 6 कार्बन के लिए इसको डबल जाना पड़ेगा, इसी साइकिल को जो आपके सामने है, इसको दोबारा जाना पड़ेगा, यानी इसी तरह से 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 RUBP आ जाएंगे। 2 बार इसको रिपीट करना होगा। सो फॉर अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट अगर ट्वाइस, ठीक है। द नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस्ड इन सिंगल साइकिल इज 3। NADH जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं, क्योंकि प्रोड्यूस तो नहीं होते हैं, वो तो खर्च हो जाते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। द नंबर ऑफ FADH प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल साइकिल इज 2। नंबर ऑफ FADH प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल साइकिल इज 2। FADH सिंगल साइकिल में कितने बनते हैं? एक बनता है ना, इन्होंने 2 लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ FADH प्रोड्यूस इन सिंगल साइकिल इज 2, ये गलत है। हालांकि वहां पर कितना बनता था FADH सिंगल साइकिल में? एक बन जाता था, ठीक है, क्रेब साइकिल में। हम्म। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ये दरअसल बात चल रही है किस चीज की? क्रेब साइकिल की, तो मैं इसको कैल्विन साइकिल से वो कर रहा था, कैल्विन डार्क रिएक्शन। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, उसमें तो ये तो बात चली है, इसमें है। तो क्रेब साइकिल के अंदर जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, वहां पर हालात कुछ और होते हैं, बिल्कुल सही, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, वहां पर फॉर अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट अकर्स ट्वाइस, ये ठीक है। द नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस इन अ सिंगल साइकिल इज 3, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो आपने देखा था ना कि उस साइकिल के अंदर जो था NADH 3 जगहों पे बना था, और वो जगह भी मैंने आपके लिए निशानी किए हुए थे उस वीडियो में, जिस दिन हम डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल उस साइकिल के अंदर 3 जगहों पर NADH बना था उस साइकिल के अंदर। अच्छा, ये मैं मिटा रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ये मैं अभी मिटा रहा हूँ। कहाँ से कहाँ गया? ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? अ, यहाँ पर मैं ऑक्जेलो एसिटेट लिख लेता हूँ, ऑक्जेलो एसिटेट लिख लेता हूँ, और साथ ही साथ इधर क्या लिख लेता हूँ? पायरोवेट लिख, सॉरी, क्या हो गया यार? एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए, ये 2 चीजें मिलती थी ना क्रेब साइकिल में, तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। ये 2 चीजें जब आपस में मिल जाती थी ना, तो इससे फिर बाद में 6 बन जाता था, एंड फिर वो टूटता 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 वापस 4 मॉलिक्यूल बन जाता था। उस साइकिल के दौरान 3 जगहों पर NADH बनता है। द नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस इन अ सिंगल साइकिल इज 3, बिल्कुल ये भी सही है, अगर वो साइकिल एक बार रिपीट हो जाए। अच्छा, ग्लूकोज टूट जाता है 2 टुकड़ों में, वही 2 टुकड़े आ रहे हैं, 2 पाइरुवेट बनेंगे तो 2 एसिटाइल कोए बनेंगे। एक एसिटाइल कोए एक चक्कर मुकम्मल करेगा, तो दूसरा एसिटाइल कोए दूसरा। सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब दाखिल होएगा, तो उसमें हर रिएक्शन अब दो दो बार होगा। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है, ये भी 2 बार रिपीट होगा। सो एक बार रिपीट होने में 3 ADH बनेंगे। अच्छा, द नंबर ऑफ FADH प्रोड्यूस इन अ सिंगल साइकिल इज 2, ये गलत है। उस पूरे साइकिल में अगर आप गौर से जाके देंगे, तो
FADH सिर्फ एक बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यही नॉट ट्रू है। बाकी द नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस इन अ सिंगल साइकिल इज 1, करेक्ट है, परफेक्ट है। इसमें एटीपी जो बनते हैं सिर्फ एक एटीपी बनती है, और इसकी एक निशानी मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक जीटीपी बन जाता था, उस जीटीपी से बाद में एटीपी बन जाता था, दरअसल ये वो एटीपी है, ठीक है। अच्छा, द साइट फॉर इट विद इन द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ बस ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट सही है, मां सिवाय उसी का जो कि गलत है। 81, द फॉर अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग केल्विन साइकिल द ट्रू स्टेटमेंट इज, अब केल्विन साइकिल आ गया, ठीक है। मेरे जहन में पहले जो केल्विन था, अब केल्विन है, क्रेब नहीं है। ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, आइए। 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल ग्लूकोज। बहुत प्यारा एमसीक्यूज है, बहुत प्यारा। एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, असल में ये चीज मेरे जहन में था तो मैं उधर वैसा बोल रहा था। सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, आपको वैसे केल्विन साइकिल में जो शुगर मिलता है वो कितने कार्बन का है, शुगर 3 कार्बन का शुगर होता है अगर केल्विन साइकिल हो जाए। लेकिन हमें जो शुगर चाहिए वो कितना चाहिए, 6 कार्बन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंगल ग्लूकोज। तो बात तो यही है, एक सिंगल ग्लूकोज आपको चाहिए। द ट्रू स्टेटमेंट आपको क्या चाहिए, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। नहीं, नहीं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलते थे 3 RUBP के साथ। ये जब मिल जाते थे ना तो आगे जाकर इनसे जो शुगर बनता था वो 3 कार्बन वाला शुगर था। तो अगर आपको 6 कार्बन वाला शुगर चाहिए, फिर तो रिएक्शन को ट्वाइस जाना होगा, ट्वाइस जाने में फिर 3 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, तो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए। इसीलिए ये गलत है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो नहीं आ सकते हैं, 6 आ जाएंगे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड, हाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिक्वायर है, ठीक है। द अच्छा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट पार्टिसिपेट, ये गलत। 3 मॉलिक्यूल्स हिस्सा नहीं लेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स, वो तो एक, जब एक बार ये हो जाए ना तो उसमें 3 RUBP आएंगे। व्हाइट बोर्ड पर समझाने वक्त हमने इसको स्टार्ट 3 से किया था ना, समझाने के लिए, जिनको समझाने के लिए 3 से स्टार्ट किया था। 9 ATPs आर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, अच्छा ये भी गलत है। 9 नहीं, 18 चाहिए, क्योंकि जब ये साइकिल एक बार मुकम्मल हो जाता था ना तो उसको तो 9 ATP चाहिए था, 3 कार्बन के लिए 9 ATP चाहिए था, 3 कार्बन के लिए 9 ATP चाहिए थे। 6 कार्बन के लिए तो 9 को डबल करना होगा। सो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। NADPH आर रिक्वायर्ड, इसमें NADPH जो है वो रिक्वायर होते हैं। कितने रिक्वायर होते हैं वो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, मेंशन नहीं किया ना। सो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड, ये करेक्ट है, बी सही है यहाँ पर, ठीक है। 82, ड्यूरिंग chemiosmosis of photosynthesis protons are pumped। कीमियो ऑस्मोसिस के वक्त जो है ये प्रोसेस इसमें ठीक बनता है। इस पर भी मेरा वीडियो मौजूद है, आप देखो, कीमियो ऑस्मोसिस बाय डॉक्टर अली। मैंने ख्याल मैंने इसे क्लोरोप्लास्ट में इसको डिफाइन किया हुआ है, या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बहरहाल ये जो टॉपिक है ये क्लोरोप्लास्ट वाले की बात है। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया हुआ है, जरूर देख ले, बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है कि एटीपी किस तरह बनता है, उसमें एक एंजाइम है। क्लोरोप्लास्ट के केस में आपने एक बात याद रखना है कि प्रोटॉन जो है वो, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है, इस तरह से एक मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ये जो प्रोटॉन है ये इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करके आएंगे। तो अंदर का इलाका कौन सा है, बाहर का इलाका कौन सा है, ये आपने यहां से आपने देखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है 82 में, दैट इज फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू थैलेकोइड इंटीरियर, ये ऑप्शन आपका सही है, सी। बस आप ये याद रखिएगा, क्लोरो स्ट्रोमा जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो स्ट्रोमा से थैलेकोइड, थैलेकोइड क्लोरोप्लास्ट का है, आपको मैं बता चुका हूँ। तो स्ट्रोमा से ये थैलेकोइड के अंदर जब आ जाएगा तब ये कीमियोस्मोसिस के अंदर लिया जाता है, ठीक है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू ऑफ क्लोरोफिल बी इज दैट, क्लोरोफिल बी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आखिरी एमसीक्यूज है। इट इज
येलो ग्रीन, हाँ येलो ग्रीन है, ठीक है मैम। अच्छा इसमें देखिए, अगर आपको याद नहीं, चलो सपोज हमें ये पता नहीं यार है येलो ग्रीन है कि नहीं है, मैं इस पे अभी फिलहाल वो नहीं करता हूँ क्लोरोप्लास्ट पे, क्लोरोफिल बी पर। लेकिन देख, इट हैज कार्बोनाइल ग्रुप, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल ग्रुप है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड। और उधर नीचे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला C55H70। H70 से अंदाजा मुझे हो गया कि हाँ ये भी तो क्लोरोफिल बी की तरफ इशारा है। क्लोरोफिल ए में तो H72 थे ना, तो इससे दो ऑप्शन पे मेरा पक्का यकीन होगा कि यार ये दो तो करेक्ट है। जब ये दो करेक्ट है तो फिर ए बी को हम लोग करेक्ट करें, ए वाला जो ऑप्शन है कि यार इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 83 में करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ये हो गया। तो ये था टेस्ट के अंदर जितने भी MCQs थे वो हमने डिस्कस कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी मजीद ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन में, MCQs में, इंशाल्लाह। सो फाइनली थैंक्स गॉड ये हो गया। बाय बाय।